Okay, so in today's video, we are going to solve 20 previous year questions of UGC NET Criminology 2024. ये एग्जाम दिसंबर का है, लेकिन जनवरी में हुआ था ये वाला एग्जाम, तो वो क्वेश्चन पेपर है, ये हम सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे कि क्या है इसका आंसर। और नेक्स्ट आपका जो शेड्यूल भी आ चुका है जून साइकिल का, उसके लिए अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप उसको अप्लाई कर दीजिए। एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। Okay, so question number 51 is nothing is an offense which is done by a child under dash of age. अगर कोई बच्चा इससे कम उम्र का है तो उस बच्चे द्वारा किया हुआ कोई भी ऑफेंस नहीं कहलाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जनरल एक्सेप्शंस के अंदर आता है। बीएनएस में अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 3 बीएनएस में जनरल एक्सेप्शंस की बात कही गई है, उसके सेक्शन 20 में इसको डिफाइन किया गया है। इस क्वेश्चन को डिफाइन किया एज इट इज स्टेटमेंट है, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years of age. So correct option is 7 years, that is option number second. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सीक्वेंस हाउ एल्कोहलिज्म इज ट्रीटेड। एल्कोहलिज्म को कैसे ट्रीट किया जाता है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, रिलैप्स प्रिवेंशन एक्टिविटीज, डिटॉक्सिफिकेशन एंड सोशल रिहैबिलिटेशन। बेसिकली यहाँ पे हमको सीक्वेंस करना है कि पहले कौन सा स्टेप होता है अल्कोहलिज्म ट्रीट करने के लिए, उसके बाद फिर फर्दर कौन सा स्टेप आता है। तो सबसे पहले जो स्टेप आता है आपका वो आता है डिटॉक्सिफिकेशन का। ठीक है, किसी भी अल्कोहलिज्म के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। एंड डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस में हम कंप्लीटली अल्कोहल को बॉडी से फ्लश आउट करते हैं। तो इस प्रोसेस में जो पर्सन है उसमें विड्रॉल सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उसी चीज को भी हमें मैनेज करना पड़ता है, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में ही आता है। एक और टर्म, जब आप डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो एयूडी एक टर्म आपको दिखाई देगा, तो इट इज अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो फर्स्ट स्टेप है अल्कोहल यूज डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। डिटॉक्सिफिकेशन होने के बाद हम करते हैं उस पर्सन की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। बेसिकली क्या होता है, ये डी एडिक्शन काउंसलिंग होता है कि पर्सन जो है अपना अल्कोहल को छोड़े। तो या तो उसमें क्या होता है कि जो काउंसलर होता है वन ऑन वन सेशन लेता है पेशेंट के साथ, या फिर ग्रुप सेशन काउंसलिंग होती है। और ये जो काउंसलर होता है वो एक ट्रेन्ड काउंसलर होता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक पर्सन है जो इतने टाइम से अल्कोहल यूज कर रहा है, एक नॉर्मल पर्सन उसको अगर बोलेगा कि आप अल्कोहल क्विट कर दो तो ऑब्वियसली वो पर्सन नहीं करेगा। तो एक ट्रेन्ड काउंसलर की जरूरत होती है अल्कोहलिज्म ट्रीट करने के लिए। और वहां पर काउंसलर ये समझता है कि इंडिविजुअल जो है वो उसका हिस्ट्री क्या है, सेकंड उसका पैटर्न क्या है, क्या चीज है जो ट्रिगर कर रही है उसको, और क्या उसे किसी और तरीके का मेंटल हेल्थ इशू है। इस तरीके की चीजों को काउंसलर जो है नोट डाउन करता है, एसेस करता है। उसके बाद बात करते हैं हम सोशल रिहैबिलिटेशन की, जहां पर हम कोशिश करते हैं कि इंडिविजुअल को वापस से सोसाइटी में कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। एंड लास्ट स्टेप इज रिलैप्स प्रिवेंशन एक्टिविटीज। रिलैप्स वर्ड क्या मतलब होता है कि वापस आप उस आदत में ना जाओ। सो करेक्ट सीक्वेंस विल बी CADB, CADB, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2015, serious offenses are those offenses for which the punishment under the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 or any other law for the time being in force is. Okay, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो 2015 का है उसमें सीरियस ऑफेंस को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन नंबर 2 के सबसेक्शन 54 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर सीरियस ऑफेंस किसको कहा गया है? ऐसा कोई भी ऑफेंस जिसका इम्प्रिजनमेंट 3 to 7 years के बीच में हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको और बता देती हूँ, यहाँ पर सेक्शन 2 के 45 में आपको पेटी ऑफेंस भी डिफाइन किया गया है। पेटी ऑफेंस क्या होता है? जहां पर जो इम्प्रिजनमेंट है वो अप टू 3 years है। देन सेक्शन नंबर 2 के सबसेक्शन 33 के अंदर हीनियस ऑफेंस को डिफाइन किया गया है, जिसका इम्प्रिजनमेंट 7 years या मोर देन 7 years है। तो ये सारा भी जेजे एक्ट के अंदर मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। हु अमंग द फॉलोइंग आर स्ट्राइविंग फॉर देयर राइट्स। अपने राइट्स के लिए इनमें से कौन लोग जो है वो लड़ रहे हैं?
एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास, बाइसेक्सुअल, लेस्बियन, क्वीर, गे, ट्रांसजेंडर। तो ये सभी लोग जो है दे आर स्ट्राइविंग फॉर देयर राइट्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, sequence how during dependence treatment is given। so this is सेम क्वेश्चन, अभी हमने जो अल्कोहल वाला पढ़ा था सेम उसी की तरह ये वाला क्वेश्चन है। एंड अगेन इसको वापस से मैं बता देती हूँ। सबसे पहला तो स्टेप आपका डिटॉक्सिफिकेशन का ही रहने वाला है, उसके बाद होना है काउंसलिंग, देन होना है आपका सोशल रिहैबिलिटेशन एंड लास्ट स्टेप इज रिलैप्स प्रिवेंशन। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, बी डी ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, dash refers to the tendency for extreme scores on a pre-test to more closer to the average score on a post-test regardless of any intervention। तो ये टर्म हमें बतानी है जहां पर अगर कोई पर्सन प्री टेस्ट में एक्सट्रीम स्कोर्स लेकर आता है, एक्सट्रीम स्कोर मतलब एक्सट्रीमली हाई स्कोर या एक्सट्रीमली लो स्कोर, दोनों हो सकते हैं एक्सट्रीम स्कोर्स में। प्री टेस्ट के टाइम पे अगर कोई जो पर्सन है वो एक्सट्रीम स्कोर्स लेकर आता है, और जब पोस्ट टेस्ट लिया जाता है उसके बाद, प्री टेस्ट के बाद वापस एक पोस्ट टेस्ट लिया जाता है, तो उसके जो वो मार्क्स है, जो वो स्कोर है, वो एवरेज स्कोर के आसपास होगा, है ना, रिगार्डलेस एनी इंटरवेंशन, यानी किसी तरीके को ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, किसी तरीके से उसको इंटरवीन नहीं किया गया है, माने विदाउट एनी डिस्टरबेंस वो जो स्कोर है वो एवरेज स्कोर के क्लोजर है। तो इस टर्म को क्या कहते हैं? एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास, स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, सैम्पलिंग बायस, रैंडम एरर या कंट्रोल ग्रुप बायस। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड समझते हैं कि ऑप्शन स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन बेसिकली क्या होता है कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर कोई एक स्टूडेंट है जो उसने अपने फर्स्ट टेस्ट में बहुत लो स्कोर किया है ना, मे बी ड्यू टू लक, नेक्स्ट स्कोर जो वो अचीव करेगा दैट लाइकली विल बी क्लोजर टू एवरेज, एवरेज स्कोर के क्लोजर होगा। इसलिए नहीं बिकॉज द पर्सन हैज इम्प्रूव, बट बिकॉज कि एक्सट्रीमली जो एक्सट्रीम स्कोर्स होते हैं वो बैलेंस आउट हो जाते हैं विदाउट एनी इंटरवेंशन, वो बैलेंस आउट हो जाते हैं, एंड दिस टर्म इज रेफर्ड एज स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन। नेक्स्ट हम हमारा जो टर्म है दैट इज सैम्पलिंग बायस। सैम्पलिंग बायस क्या होता है, जब सैंपल को सेलेक्ट किया जाता है, when the sample selected for a study is not the representative of whole population। आपने किसी स्टडी के लिए किसी सैंपल को उठाया है, बट वो सैंपल जो है कंप्लीट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, दैट इज सैम्पलिंग बायसनेस। नेक्स्ट टर्म इज रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है कि कोई अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन हो जाता है, दैट इज रैंडम एरर। एंड देन बात कर लेते हैं कंट्रोल ग्रुप बायस की। तो इसमें क्या होता है, जब कंट्रोल ग्रुप को किसी भी एक्सपेरिमेंट में कंपेयर नहीं किया जाता है प्रॉपरली ट्रीटमेंट ग्रुप से, दैट इज कंट्रोल ग्रुप बायस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57, जहां पर बताया गया है कि अगर मान लेते हैं कि किसी जुवेनाइल का या चाइल्ड का एज हमें नहीं पता चल रहा है, उसके बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या फिर कोई स्कूल सर्टिफिकेट नहीं है, तो हमें अगर उस पर्सन का एज जानना है तो इनमें से क्या टेस्ट किया जाएगा? एंड ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑसिफिकेशन टेस्ट, एमआरआई, बेसिक मेटाबॉलिज्म पैनल या बायोप्सी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ओसिफिकेशन टेस्ट। अब समझ लेते हैं कि ओसिफिकेशन टेस्ट होता क्या है। तो बच्चे के बोन की ग्रोथ जाननी है। जब आप किसी एज ग्रुप की बात करते हैं कि लाइक 0 टू 2 इयर्स में बच्चे के बोन का ग्रोथ इतना होगा, 3 इयर्स टू 6 इयर्स बच्चे के बोन का ग्रोथ इतना होगा, तो बेसिकली हम ओसिफिकेशन टेस्ट के अंदर ये बोन की ग्रोथ को ही टेस्ट करते हैं, और यहाँ पर एक एस्टिमेट लगाते हैं एक एज रेंज के अंदर। आपको एग्जैक्ट एज नहीं पता चलेगी, मगर आपको एस्टिमेट रेंज पता चल जाएगी कि ये जो बच्चा है वो इस एज ग्रुप के अंदर बिलोंग करता है। नेक्स्ट चीज बात कर लेते हैं एमआरआई। एमआरआई क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग नॉन इन्वेजिव टेक्निक है। ठीक है, नॉन इन्वेजिव यानी कि बॉडी में किसी तरह का कोई इंजेक्शन या कुछ भी इंसर्ट नहीं किया जाता है, और इसमें क्या करते हैं, हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं, रेडियो वेव्स या मैग्नेट्स का यूज करते हैं, ताकि बॉडी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनको अच्छे से हम देख पाए। एंड जनरली ये डिजीज को मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है ना।
नेक्स्ट इज आपका बेसिक मेटाबॉलिज्म पैनल। तो बेसिक मेटाबॉलिज्म पैनल में आपके बेसिकली क्या होते हैं कि ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसमें हम 8 सब्सटेंसेस को चेक करते हैं। ब्लड शुगर लेवल हो गया आपका, किडनी फंक्शन हो गया, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गया। ये सारी चीजें हम इसके अंदर चेक करते हैं। नेक्स्ट इज बायोप्सी। बायोप्सी क्या एक मेडिकल प्रोसीजर है जहां पर बॉडी के ही एक टिश्यू को रिमूव किया जाता है एग्जामिनेशन करने के लिए, और यहाँ पे भी जैसे कि कैंसर को डिटेक्ट करने के, डायग्नोज करने के लिए हम, या फिर बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया है या इन्फ्लेमेशन हो गया किसी तरीके का, बायोप्सी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58। अ टिपिकल एरिस्टोलियन कैटेगोरिकल सैलोजिज्म फॉलोज। यहाँ पर सैलोजिज्म समझ में आ रहा है आपको। एरिस्टोलियन सबने अलग अलग अपने सैलोजिज्म दिए, तो एरिस्टोलियन का सैलोजिज्म क्या फॉलो करता है? ऑप्शन है आपके पास असर्शन, रीजन, मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस एंड कंक्लूजन। तो एरिस्टोलियन कैटेगोरियल साइलोजिज्म के अंदर 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका मेजर प्रीमाइस, एक होता है माइनर प्रीमाइस एंड होता है कंक्लूजन। तो मेजर प्रीमाइस में क्या होता है आपका जनरल स्टेटमेंट होता है। फिर आ जाता है आपका माइनर प्रीमाइस, इसमें क्या होता है स्पेसिफिक स्टेटमेंट होता है। जनरल स्टेटमेंट से ही कोई पॉइंट निकाल के एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट दे दिया जाता है, और फिर उसको कंक्लूड किया जाता है। जो ऊपर के जो 2 प्रीमाइसेस हैं, इनसे ही कोई हम लॉजिकल रिजल्ट निकालते हैं। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, सभी ह्यूमंस क्या है, मोर्टल हैं, ठीक है। तो ये क्या एक जनरल स्टेटमेंट हो गई जहां पर मैंने सभी ह्यूमंस को काउंट किया है। अब इससे अगर मैं स्पेसिफिक स्टेटमेंट निकालूं, माइनर प्रीमाइस क्या हो जाएगा, सोक्रेट्स इज अ ह्यूमन। अब ये जनरल स्टेटमेंट से ही हमने एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट निकाला। ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, ये हमारा क्या जनरल स्टेटमेंट हो गया। जनरल स्टेटमेंट से हम आ गए स्पेसिफिक स्टेटमेंट में, जहां हमने बोला कि सोक्रेट इज अ ह्यूमन। अब इसका हम कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं कि देयरफॉर सोक्रेट इज मोर्टल। ऊपर के ही 2 प्रीमाइसेस से हमने एक कंक्लूजन निकाल दिया। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज ई, डी एंड सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। विच अमंग द फॉलोइंग होल्ड करेक्ट फॉर बीजिंग रूल्स। बीजिंग रूल्स के बारे में इनमें से कौन सी बातें सही हैं? तो बीजिंग रूल क्या होता है? इट्स अ सेट ऑफ गाइडलाइन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर्स। जुवेनाइल ऑफेंडर्स के ट्रीटमेंट के लिए किसी ना किसी फॉर्म में, ये हर बार नेट पे पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर्स, गाइडलाइन बाय यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट एंड इट इज मिनिमम रूल्स फॉर जुवेनाइल जस्टिस। तो बी एंड डी जो है आपके करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं नेल्सन मंडेला रूल्स की। यहाँ पर जो एक आया है नेल्सन मंडेला रूल्स क्या है? यूएन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स। ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, यहाँ पे प्रिजनर्स को ट्रीट करने के लिए हमने नेल्सन मंडेला रूल्स निकाले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। सीक्वेंस हाउ लॉज आर मेड इन इंडिया। इंडिया में लॉज को कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न मिनिस्ट्री जो है बिल को ड्राफ्ट करती है, उसके बाद बिल को सर्कुलेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बिल सर्कुलेट या तो लोकसभा में या राज्यसभा में किया जाएगा, फिर बिल को पास किया जाता है, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट जो है उसको साइन करती है। तो देखो फर्स्ट हमारा जो है सी ऑप्शन है, और उसके बाद ए हो जाएगा, देन हमारा डी, लोकसभा में बिल पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, और फिर फाइनली प्रेसिडेंट ने उस पर अपना असेंट दिया। सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 61। Temporarily releasing an inmate from a prison for specific reason is known as। किसी स्पेसिफिक रीजन से अगर हम टेम्पररीली किसी इनमेट को प्रिजन से बाहर निकालते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? प्रोबेशन, आफ्टर केयर, पैरोल या एडमोनिशन। देखो प्रोबेशन तो क्या होता है कि जनरली जब कोई पर्सन लेस सीरियस ऑफेंस या पेटी ऑफेंस करता है तब प्रोबेशन दिया जाता है, और ये जनरली बच्चों के केस में, जुवेनाइल्स के केस में प्रोबेशन का कॉन्सेप्ट रखते हैं ना। और उसके बाद आता है आफ्टर केयर। आफ्टर केयर जो क्या क्या आपका प्रिजन जो आपने पनिशमेंट पूरा कंप्लीट कर लिया उसके बाद आफ्टर केयर होता है। एडमोनिशन क्या है? जब आपको चेतावनी देके, वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है।
ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, पैरोल। पैरोल में क्या होता है कि जो प्रिजनर है उसको टेम्पररी रिलीज किया जाता है फॉर एनी पर्पस, और वो पर्पस जैसे हो सकता है कि जो प्रिजनर है उसके घर में किसी की डेथ हो गई है, या फिर किसी की मैरिज है, मतलब फैमिली फंक्शन को अटेंड करने के लिए, या फिर कोई सीरियस इशू है उसको अटेंड करने के लिए प्रिजनर को टेम्पररी रिलीज किया जाता है। दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। Next is question number 62. Which of the following theory of punishment is based on the principle of hedonism? इनमें से कौन सा theory of punishment hedonism के principle पर based है? So hedonism क्या होता है, जहां पर हम देखते हैं कि अगर कोई कोई पर्सन है, वो किसी एक्ट को करना तभी पसंद करेगा जब उसके जो बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा हैं और कॉस्ट जो है वो कम लग रही है। बेनिफिट्स ज्यादा और कॉस्ट जो है कम है, ठीक है, नुकसान उसका कम हो रहा है और बेनिफिट ज्यादा है, तो तभी वो पर्सन क्राइम करेगा। तो इसमें से कौन सी थ्योरी जो है उससे रिलेट कर सकती है? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज डिटरेंट थ्योरी, जहां पर हम इंडिविजुअल को क्या करें, डराते हैं, ताकि डराना इन द सेंस कि हम उसे ये बताएंगे कि जो इस एक्ट को करने के बाद ये पनिशमेंट उसको मिल सकती है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, उसको डरा रहे हैं। तब वो पर्सन को दिखता है कि भाई अगर मैंने ये एक्ट करा तो मेरा नुकसान ज्यादा है और बेनिफिट कम है, तो वो पर्सन जो है क्राइम नहीं करेगा। रेट्रिब्यूटिव थ्योरी ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या हो गया, कंप्लीटली हम क्या कर रहे हैं, बदला ले रहे हैं। देन प्रिवेंटिव थ्योरी और रिफॉर्मेटिव थ्योरी दोनों ही बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहे हैं इसमें, तो हेडोनिज्म जो है डिटरेंट थ्योरी से रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज लिंक क्राइम रेट्स टू नेबरहुड इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक? इनमें से कौन सी थ्योरी जो है नेबरहुड इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करता है, कि आसपास के जो इकोलॉजी है जहाँ पे पर्सन रह रहा है उसके बाद उससे डिफाइन कर रहा है क्राइम रेट को। तो ऑप्शंस क्या है, सोशल लर्निंग थ्योरी, स्ट्रेन थ्योरी, कल्चरल डेविएंस थ्योरी या सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी? करेक्ट ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर 4, जहाँ पे जो सोसाइटी है किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है उसके बेसिस पर। अगर जो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ट्रांजिशन फेज है ना, और कंसेंट्रिक सर्कल्स के बारे में बात करी गई है। तो इसी तरीके से जो है सोसाइटी को के इकोलॉजी को देखा गया है कि किस तरीके से वहां पर लोग रह रहे हैं, कैसे अरेंजमेंट है वहां के सोसाइटी का, तो उसके बेसिस पर जो है क्राइम रेट को डिफाइन किया गया है। बाकी और कोई सी भी थ्योरी जो है इससे रिलेट नहीं कर रही है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ पर आपको दे रखे हैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहला क्या है, फोकसिंग ऑन पोटेंशियल ऑफेंडर्स, जहाँ पर हम पोटेंशियल ऑफेंडर्स पर हम फोकस करेंगे, ये पर्सन जो है ऑफेंडर बन सकते हैं। तो ये क्या है, इट इज काइंड ऑफ प्रिवेंशन, दैट इज इट इज सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है। देन एडजुडिकेटिंग सिस्टम, इट इज अ काइंड ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। फिर बात कर लेते हैं सीसीटीवी कैमरा, इट इज इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग। एंड देन बेल के बारे में बात करते हैं। बेल क्या है, आपका एक प्रोसेस है, क्रिमिनल जस्टिस का प्रोसेस है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इनवाइटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1951 टू मेक रिकमेंडेशंस ऑन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी फॉर्म में ये पूछा गया है। तो इसमें आंसर जो है करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 है, वॉल्टर सी रेकलेस को बुलाया गया था। So he was a American criminologist and correctional expert. 1951 में इनको बुलाया गया कि आप रिकमेंडेशन दो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो 1953 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, यहाँ पे इन्होंने प्रिजन रिफॉर्म्स की बात करी। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। Which of the following theory of criminology attributed crime टू फ्री विल ऑफ द इंडिविजुअल? इनमें से कौन सी थ्योरी बात करती है कि किसी भी इंडिविजुअल ने जो क्राइम किया है वो अपने फ्री विल से किया है? तो क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, डेमोनोलॉजिकल और कार्टोग्राफिक। देखो डेमोनोलॉजिकल बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहीं से बात शुरू हुई थी कि भाई फ्री विल कुछ नहीं होता, वो डेमन के पोजीशन में रहता है। उसके बाद क्लासिकल स्कूल पर आते आते हमें ये बात पता चली थी कि फ्री विल से ही पर्सन जो है क्राइम कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज क्लासिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से कौन सा जो है पार्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का है?
ऑप्शंस क्या है आपके पास? एप्रीहेंशन, प्रोसिक्यूशन, डिफेंस, सेंटेंसिंग, इनकार्सिरेशन। तो ये सारे टर्म्स जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से ही रिलेटेड है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68। In his book, A Victim and His Criminal, Stephen Sheffer presented dash victim typology. तो पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि स्टीफन शेफर की जो बुक है वो है Victim and His Criminals, ठीक है? फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इन्होंने विक्टिम टाइपोलॉजी जो दी वो 7 कैटेगरीज की थी, ठीक है? थर्ड थिंग जो हमें ध्यान रखना है, तो करेक्ट ऑप्शन तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। अब हमको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो स्टीफन शेफर ने विक्टिम्स को क्लासिफाई किया वो बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्राइम। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्राइम यानी कि कोई इंडिविजुअल अपने क्राइम के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है वो हम इसमें देखते हैं। एक टर्म आपको और यहाँ पर ध्यान रखना है, फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? तो अगर कहीं पर भी आपको पेपर में फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आए तो आपको स्टीफन शेफर पर टिक करना है, ठीक है? तो फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है कि जो विक्टिम्स है ना, विक्टिम्स को एक फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि उनके साथ जो क्राइम होने वाला होता है उसको प्रिवेंट कर सके, दूसरे को प्रोवोक नहीं करना है। तो यहाँ पर उन्होंने जो 7 टाइपोलॉजीज दी थी, पहला था अनरिलेटेड विक्टिम्स का। अनरिलेटेड विक्टिम्स कौन होते हैं? जिनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती अपने विक्टिमाइजेशन में। देन आपका आ जाता है प्रोवोकेटिव विक्टिम्स। प्रोवोकेटिव विक्टिम्स यहाँ पर साथ साथ आप लिखते हुए चलिए, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर आ जाता है आपका प्रोवोकेटिव विक्टिम्स। प्रोवोकेटिव विक्टिम्स वो होते हैं जो खुद उकसाते हैं अपने ऑफेंडर को और फिर विक्टिम बन जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी ने एग्रेशन में किसी को कुछ कह दिया और सामने वाला पर्सन भी एग्रेसिव होकर उसने फिर जो है क्राइम कमिट किया, तो यहाँ पर क्या हो गया? शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितना सामने वाला पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर क्या हो गया? शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। थर्ड हम बात कर लेते हैं प्रेसिपिटेटिव विक्टिम। प्रेसिपिटेटिव विक्टिम क्या होता है? जो अपने आप को खुद डेंजरस सिचुएशन में डालते हैं, ठीक है? अननोइंगली सही, लेकिन अपने आप को क्या कर रहे हैं? वो डेंजरस सिचुएशन में डाल रहे हैं। उनका केयरलेस बिहेवियर की वजह से या रिस्की बिहेवियर की वजह से वो अपने आप को विक्टिमाइजेशन में रख रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया इसका? सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि मेरे जो गहने हैं, वैल्यूएबल्स हैं, वो मैंने लॉकर पे रखे और उसको मैंने प्रॉपर्ली लॉक नहीं किया। अब ये क्या है? मेरा रिस्की बिहेवियर है, तो मेरा विक्टिमाइजेशन तो होगा ही, ठीक है? या फिर मैंने कार को अनलॉक ही छोड़ दिया, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये क्या? मेरा रिस्की बिहेवियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो टाइपोलॉजी है दैट इज बायोलॉजिकली वीक विक्टिम्स। देखो ये तो क्या है कि खुद ही वीक है ना? जैसे हो गए बूढ़े लोग हो गए या फिर बच्चे हो गए। तो बायोलॉजिकली वीक विक्टिम्स जो होते हैं इनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है? इनके विक्टिमाइजेशन में इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ये खुद इन्वॉल्व नहीं होते हैं ना। नेक्स्ट इज आपका सोशली वीक विक्टिम्स। सोशली वीक विक्टिम्स, इनका भी नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर भी जो जनरली जैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हो गए या माइग्रेंट्स हो गए, उनके साथ जब कोई क्राइम होता है तो वो क्या आ जाते हैं? सोशली वीक विक्टिम्स के अंदर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हेट क्राइम हो गया कि पर्टिकुलर ये जो पर्सन है वो नीची जाति से है या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, तो उनके साथ किसी तरीके का भेदभाव करना, ठीक है, या डिस्क्रिमिनेशन करना, वो क्या हो जाता है? सोशली वीक विक्टिम्स के अंदर आ जाते हैं। एंड फिर उसके बाद आता है आपका सेल्फ विक्टिमाइजिंग, जो खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना? अब खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके की विक्टिम में क्या होता है? वो खुद जो है दूसरे ऑफेंडर के साथ मिलकर काम करते हैं और फिर अपने आप को विक्टिमाइजेशन में ले आते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोस्टिट्यूशन हो गया या फिर ड्रग डीलर्स के साथ आप डील कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या है? खुद ही और दूसरे ऑफेंडर के साथ आप डील कर रहे हैं और अपने आप को विक्टिमाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो पर्सन है वो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है उसका। एंड लास्ट वन इज पॉलिटिकल विक्टिम्स, ठीक है? और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऐसा क्यों? पहले तो हम समझ लेते हैं पॉलिटिकल विक्टिम्स कौन होते हैं। पॉलिटिकल विक्टिम्स वो होते हैं जो कि पर्सन जो पावर में है उनके द्वारा वो
विक्टिमाइज हुए हैं, या जैसे कोई बड़ा नेता हो गए, पुलिस पर्सनल्स हो गए, तो ऐसे लोग जब जो पावर में है कभी विक्टिमाइज करते हैं दूसरे पर्सन को, तो ऐसे पर्सन जो हो जाते हैं वो पॉलिटिकल विक्टिम्स कहलाते हैं, है ना। इनमें इन विक्टिम्स का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन मैचिंग है। An external condition impinging on the person, the behavioral reaction, the internal state of the individual, the pattern of reinforcers as punishes that follow। ये यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट दे रखी है, और यहाँ पर क्या है, मतलब बेसिकली क्या है, डेफिनेशन है। इस तरफ आपको वर्ड दे रखा है, और इस लिस्ट वन के अंदर आपको उसको डिफाइन किया हुआ है। सो एन एक्सटर्नल कंडीशन इम्पिंगिंग ऑन द पर्सन, कोई एक एक्सटर्नल कंडीशन जहां पर हम पर्सन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी पर्सन के हाथ में गर्म चाय डाल दी, तो एक्सटर्नल कंडीशन क्या हो गया, गर्म चाय डालना। अब उस पर्सन को गर्मी लगा, तो वो क्या हो गया, ये एक्चुअली क्या हो गया, स्टिमुलस दिया हमने ना, ये एक्सटर्नल कंडीशन दे दी हमने। सो ए का क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट इज द बिहेवियरल रिएक्शन। जब भी मैं किसी को अगर उल्टा बोलूं, तो वहां से भी मुझको क्या मिलेगा, एक उल्टा जवाब मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स ना। फिर आ जाता है इंटरनल स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल। तो यहाँ पर ऑफ नहीं होगा, ये मिसप्रिंट है, ये और होगा ना, इंटरनल स्टेट और द इंडिविजुअल। तो इसे कहेंगे हम ऑर्गेनिज्म। द पैटर्न ऑफ रीइंफोर्सेस एज पनिशर्स दैट फॉलो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉन्सिक्वेंसेस। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। And this is the last question of this video. Again आपके पास दो लिस्ट दे रखी है, reduce provocation, increase effort, remove excuses, reduce words। ये जो टर्म्स हैं, ये सारा क्या है आपका, क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज हैं। ये क्या है, क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज, जो कि सारा मॉडल से ली गई है ना। ठीक है, क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज है सारा मॉडल की। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है, दैट इज रिड्यूस प्रोवोकेशन। तो रिड्यूस प्रोवोकेशन का मतलब होता है कि हम क्या करेंगे कि ऐसे फैक्टर्स जो कि किसी भी तरीके के क्रिमिनल बिहेवियर को ट्रिगर कर सकते हैं, हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम कामिंग एनवायरनमेंट ला सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस इमोशनल अराउजल। रिड्यूस प्रोवोकेशन, रिड्यूस इमोशनल अराउजल। जैसे हमने क्या करा कि कोई भी मान लेते हैं स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, वहां पे बहुत सारे फैन हैं, क्रिकेटर्स के बहुत सारे फैंस होते हैं, तो उन वो एकदम से अगर एग्रेसिव हो जाए, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, बैरियर्स लगा सकते हैं ना, ताकि एनवायरनमेंट जो है काम रहे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस प्रोवोकेशन के अंदर आ जाएगा ना, रिड्यूस इमोशनल अराउजल। नेक्स्ट इज इंक्रीज एफर्ट। यहाँ पर क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि क्राइम को होने ना दें उसके लिए, या फिर वो मुश्किल से हो, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बैरियर्स लगा रहे हैं, एक्सेस कंट्रोल दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी ऑफिस में जाते हैं, तो हमें आई कार्ड के थ्रू एंट्री होती है, या फिर बायोमेट्रिक्स के थ्रू एंट्री होती है। तो यहाँ पर कोई अनऑथोराइज पर्सन जो है ऑफिस के अंदर नहीं आ सकता। तो हमने क्या कर दिया, इंक्रीज एफर्ट कर दिया ना, तो दैट इज एक्सेस कंट्रोल, है ना। एक्सेस कंट्रोल कर लेंगे तो हम इंक्रीज एफर्ट हो जाएगा। उसके बाद करेंगे हम रिमूव एक्सक्यूजेस। ठीक है, ऐसे कोई भी फैक्टर्स या जस्टिफिकेशन जो कि क्रिमिनल बिहेवियर को प्रमोट कर रहे हैं, उन सबको हम रिमूव करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रूल सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने लिख दिया कि नो पार्किंग। ठीक है, हमने रूल सेट कर दिया यहाँ पे कि पार्किंग नहीं होगी, तो हमने इस एक्सक्यूज को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। देन हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस रिवॉर्ड्स। जो भी आपने कोई भी चीज ली है, फॉर एग्जांपल आपने बाइसाइकिल ली है या बाइक ली है, ठीक है, तो अगर कोई पर्सन उसको चुराता है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके बाइक का नंबर है आपके पास, और आप क्लेम कर सकते हैं कि भाई ये बाइक मेरी है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें अपनी कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे जिसकी वजह से हम अपने प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो बेसिकली इट इज मार्किंग योर वैल्यूएबल्स। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आप चाहते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट मैं इसमें ऐड करूं, या कुछ आपका सजेशन है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। एंड ऑल्सो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।